हेलो एवरीवन, चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए फिजिक्स का लेक्चर लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको पता है पहले से ही कि हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का लेसन 2 पढ़ रहे थे। और लेसन 2 में हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का बहुत सारा हमने एक्सप्लेनेशन देखा था। उसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह की बातें बताई। और फाइनली हम लोग नील्स बोर के एटॉमिक थ्योरी पे पहुँच चुके थे। और नील्स बोर का एटॉमिक थ्योरी में हमने उनका एटॉमिक थ्योरी पढ़ने के बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज भी पढ़ा था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज जैसे लाइमन बामर ऐसे आपने पढ़ा था। तो इसको पढ़ने के अलावा आपने वेवलेंथ का भी वैल्यू निकाला था, जो वहाँ से एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ होता है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है, उसका हमने एक वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाला था, जिसके बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। और उसके अलावा आज जो है वो हम लोग एक स्पेशल टॉपिक वो पढ़ेंगे। जब नील्स बोर का आप थ्योरी पढ़ रहे थे, तो नील्स बोर अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में जो जो बातें बताई थी, उसमें से एक ऐसी भी बात उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस सभी कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी कक्षा में, उसी ऑर्बिट में मूव करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग जो होता है वो h/2π का पूर्णांक गुणज होता है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, तो ये थ्योरी को आज हम थोड़ा, ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसको हम लोग साबित करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग, आपने देखा इस पूरे चैप्टर में जितने भी वैज्ञानिक ने अपनी अपनी बातें रखी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के लिए, जितनी भी बातें रखी गई, उस सभी बातों में कुछ ना कुछ गलतियां पाई गई। कुछ सही भी हुआ, कुछ गलत भी हुआ। तो इसी तरह नील्स बोर भी अपना बात रखे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को लेते हुए, लेकिन इनकी भी बहुत बातें सत्य हुई, काफ़ी हद तक बातें सत्य हुई। लेकिन कुछ ऐसे भी बात हुई जो गलत साबित हो गया। और वो क्या क्या है, जिसको लिमिटेशन के नाम से जाना जाता है, कठिनाइयाँ क्या क्या आया उनकी थ्योरी में, क्या क्या ऐसा चीज़ था जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये चीज़ का आज डिस्कशन करेंगे हम लोग। और फिर h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल जो होता है ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर पाता है, वो थ्योरी आज हम लोग पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। यानी कुल मिला के आज ये समझा जाए कि आज जो है वो आपका लेसन 2 मॉडर्न फिजिक्स का खत्म होगा। उसके बाद 3 चैप्टर और आपका बचेगा मॉडर्न फिजिक्स का। फिर हम लोग 3rd चैप्टर में इंटर करेंगे। बहुत ईजी वे में सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है द्रव्य तरंग अभिधारणा। द्रव्य तरंग अभिधारणा से बोर के कोणीय संवेग क्वांटमीकरण की व्याख्या। ठीक है, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव्स। आप जब मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, तो उसमें हमने उस चैप्टर का नाम ही था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आपको याद भी होगा शायद, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी पदार्थ एवं द्रव्य एवं विकिरण की द्वैत गुण। ये आपका चैप्टर था, जिसमें आपने जाना था कि जो विकिरण होते हैं, जैसे प्रकाश हो गया, विकिरण का एग्जाम्पल प्रकाश हो गया। प्रकाश 2 तरह फॉर्म में काम करते हैं, दोनों उसका बिहेव होता है। वो एक पार्टिकल के फॉर्म में, कण के रूप में भी बिहेव करता है, और वो एक वेव यानी तरंग के रूप में भी बिहेव करता है। उसी तरह आपने द्रव्य में भी पढ़ा था, द्रव्य यानी पदार्थ, मैटर्स जिसको बोल सकते हैं, वो भी डुअल नेचर के जैसा बिहेव करता है। और उसमें बताया गया था कि उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह हो गए, अगर वो रेस्ट में है, रुके हुए हैं, स्थिरावस्था में है, तो वो एक पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर वो मूव करने लगे तो वो क्या करता है, वो एक वेव के फॉर्म में काम करने लगता है। और उस तरह के वेव को हम लोग डी ब्रोगली वेव या द्रव्य वेव, डी ब्रोगली वेव यानी डी ब्रोगली, हिंदी में डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग, डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग, इंग्लिश में डी ब्रोगली वेव्स या मैटर वेव्स के नाम से जानते थे। और उसका हमने वेवलेंथ का भी फार्मूला निकाला था, लैम्डा = h/mv। शायद आपको याद होगा, ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, तो ये जो आपको अभी का टॉपिक पढ़ना है, उसमें वही कॉन्सेप्ट, यानी जो लेसन फर्स्ट में हमने पढ़ा था, वो उनका था कौन सा, डी ब्रोगली नाम के एक वैज्ञानिक थे, जो द्रव्य तरंग दिए थे। द्रव्य तरंग कहने का मतलब मैटर वेव्स, उन्हीं के नाम से आया था। आप द्रव्य तरंग बोलो या डी ब्रोगली तरंग बोलो,
है ना। यानी कि आप मैटर वेव्स बोलो या डी ब्रोगली वेव्स बोलो, सेम चीज़, दोनों नाम सेम ही था, बस खाली अलग अलग तरह से उसको नाम दिया गया था। तो उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है किस चीज़ को, तो बोर के थ्योरी को, यानी डी ब्रोगली थ्योरी के अकॉर्डिंग बोर्स के थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। बोर्स जो बताए कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो, वो उसी कॉन्सेप्ट से लाया गया था। ठीक है, कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले हम एक ले लेते हैं ऐसे, माना कि, ध्यान से देखना, माना कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान एमी, ठीक है, तथा वह भी वेग से किसी कक्षा में गतिमान है। ठीक है, माने कि इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान एमी है, मास, और वह भी वेग से गतिमान है। यानी लेट हैव एन इलेक्ट्रॉन whose mass is m and moving with velocity v, ठीक है, देन, यानी तब, यहाँ भी लिख सकते हैं तब क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे इंग्लिश लिख, अच्छा यहीं पे मान लो पहले ये हिंदी वाले लिखेंगे फिर इंग्लिश वाले लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू, सबके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए अकॉर्डिंग टू, कौन अकॉर्डिंग टू, तो अकॉर्डिंग टू मैटर वेव्स थ्योरी या डी ब्रोगली थ्योरी, डी ब्रोगली वेव्स थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू मतलब अनुसार, किसके अनुसार, तो द्रव्य तरंग सिद्धांत, अकॉर्डिंग के बदले में लिख दे रहे हैं सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, द्रव्य तरंग के सिद्धांत के अनुसार ये फॉर्मूला लेमडा बराबर h/mv, ई लगा देते हैं बेस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है और हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास भी रखें एम ई, यहाँ भी लिखें। ठीक है, एम और बेस में ही। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अच्छा, ये तो डी ब्रोगली वेव्स का थ्योरी आपने पढ़ा ही था। अब आगे देखते हैं, अच्छा से समझो। अब एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये एक ऑर्बिट बना लेते हैं एटम के अंदर और ये बना लेते हैं न्यूक्लियस यानी नाभिक। ठीक है, अच्छा, रदरफोर्ड का थ्योरी शायद आपको याद होगा। वो अपने थ्योरी में बताए थे कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है और उनकी थ्योरी में दो गलतियां पाई गई थी, जिसमें से एक गलती ये थी, कठिनाइयां थी कि अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ न्यूक्लियस के, नाभिक के चारों तरफ अगर घूम रहे हैं, ठीक है, तो वो रेडिएशन प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबक की तरह। तो लोगों ने बोला कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर निकलेगा तो सिचुएशन ऐसा होगा कि धीरे धीरे एटम खत्म हो जाएगा। कारण क्योंकि जैसे जैसे ऑर्बिट से या इलेक्ट्रॉन से एनर्जी खत्म होते जाएगा तो वो न्यूक्लियस में यानी नाभिक में वो विलीन होते जाएगा। नाभिक ये होता है प्लस, नाभिक में वो विलीन होते जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब नाभिक में विलीन हो जाएगा तो प्लस माइनस बचेगा ही नहीं, स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा एटम का कंस्ट्रक्शन ही कभी नहीं बन पाएगा। लेकिन फिर भी एटम का कंस्ट्रक्शन हमेशा क्यों रहता है, क्वेश्चन ये उठता है। तो रदरफोर्ड इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। फिर नील्स बोर आए, नील्स बोर ने अपने थ्योरी में बताया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है लेकिन वो रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो फिर लोगों ने पूछा कि रदरफोर्ड ने तो बोला था कि प्रोड्यूस करता है, तो आपने बोला कि नहीं करता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, अगर करता तो ऐसा ऐसा होता, रेडिएशन अगर निकलता तो वो धीरे धीरे विलीन हो जाता। तो फिर लोगों ने पूछा कि तो फिर आपका स्टेटमेंट क्या है। तो उनका स्टेटमेंट ये था कि एनर्जी ये रिलीज करेगा लेकिन एनर्जी तब रिलीज नहीं करता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है चारों तरफ घूमने से एनर्जी रिलीज नहीं होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकलता है। तो निकलता कैसे है? तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन को जब आप एक्सटर्नल एनर्जी दे दीजिएगा, बाहर से एनर्जी दे दिए,
तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी लेके अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है, जो कि आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। और जैसे ही दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो फिर वापस अपने ऑर्बिट में आता है जब उसका एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और उस सिचुएशन में लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फोन हम्फ्री सीरीज तैयार हुआ था। तो उसी समय जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके, ज़्यादा एनर्जी लेके, अपने नेचुरल एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी लेके जब ऑर्बिट छोड़ के जाता है और दूसरे ऑर्बिट में मूव करता है, दूसरे ऑर्बिट में जब मूव करता है तो उस समय वो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। यानी जो अपने नेचुरल कंडीशन में जिस ऑर्बिट में वो था, ठीक है, उस ऑर्बिट में वो रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करता है, तब करता है जब एनर्जी लेके दूसरे ऑर्बिट में चल जाए। और जब उस ऑर्बिट में जाके घूमता है तो जो लिया हुआ एनर्जी है वो बाहर फिर से निकालता है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में बाहर आता है। ठीक है, तो ये कहानी आपने पढ़ ही लिया था। और उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है यहाँ से, वो एक अप्रगामी तरंगे, याद रखिएगा, अप्रगामी तरंगे, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव, अप्रगामी तरंगे स्टेशनरी वेव के रूप में जाना जाता है। क्यों? स्टेशनरी वेव का मतलब होता है, अप्रगामी तरंगे का मतलब होता है जिसमें ऊर्जा का संचरण नहीं हो। संचरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह, यानी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होता है एक जगह से दूसरे जगह, वो वेव है स्टेशनरी वेव। तो इसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन नहीं होता था, संचरण नहीं होता था, हाँ, बस एक वेव था ही। ठीक है, याद रखिएगा स्टेशनरी वेव, नील्स बोर के थ्योरी में स्टेशनरी वेव अप्रगामी तरंगे का नाम आया है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। उन्होंने कंस्ट्रक्शन दिया कि अगर ये वेव है तो ये ऐसे ऐसे चलता होगा। ठीक है, देखिए ये हो गया। ठीक है, ऐसे वेव के रूप में चलता है। अच्छा, आपने ये देखा था ऐसे ऐसे वेव, ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट, और ये ट्रफ है, क्रेस्ट ट्रफ यानी श्रृंगगर्त। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके एक तरंग बनता है जिसके लेंथ को वेवलेंथ बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य का मतलब एक, इंग्लिश में समझ में आएगा, वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब एक वेव का लेंथ, वेवलेंथ मतलब एक वेव का लेंथ, यानी तरंगदैर्घ्य हिंदी में बोलते हैं। एक वेव होता है एक श्रृंग और एक गर्त मिलके, यानी एक ट्रफ, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके। तो एक ट्रफ और एक क्रेस्ट का जो लेंथ है वो तरंगदैर्घ्य है। तो ये एक तरंगदैर्घ्य है। तो मान के चलो कि ले लेते हैं एक, यहाँ से ले लेते हैं एक क्रेस्ट एक ट्रफ, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, तो इसका जो डिस्टेंस होगा लेमडा हो जाएगा। फिर इसी तरह एक और है, सब इक्वल इक्वल डिस्टेंस होगा, तो फिर 2 को मिलके 2 लेमडा, 3 को मिलके 3 लेमडा, 4 को मिलके 4 लेमडा, 5 को मिलके 5 लेमडा। आई डोंट नो, बहुत सारा हो सकता है इसमें। मान लो n टर्म बना है, n वेव है इसमें। ठीक है, यदि n तरंग की, ठीक है, अभिधारणा हो, ठीक है, यानी लेट इफ टेक कॉन्सेप्ट ऑफ n वेव्स, n तरंगों, यानी बहुत सारे n तरंग का, इसमें बहुत सारा तरंग है n तरंग का, तो टोटल जो इसका वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक है, वेवलेंथ वो हो जाएगा n लेमडा। समझ रहे हो ना बात? ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, देन यानी तब, हिंदी इंग्लिश अपना समझ के लिख लेना, तब तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ, ठीक है, कितना हो जाएगा n लेमडा, नहीं हो जाएगा n लेमडा, पहले कितना था, एक का लेमडा हो रहा है। इसी तरह 2 होता, 2 वेव्स होता, मतलब 2 वेव्स यानी 2 क्रेस्ट और 2 ट्रफ, तो 2 लेमडा 3 होता, तो 3 लेमडा 4 रहता, 4 लेमडा, इसी तरह n है, तो टोटल कितना हो जाएगा n लेमडा। ये आप समझ रहे हो बात, ये सारा चीज़ क्लियर है। तो तरंगदैर्घ्य का जो वैल्यू हो गया वो n लेमडा हो गया। अच्छा, एक और चीज़ बताओ, यहाँ पे इस n लेमडा को किसके बराबर लिख सकते हैं? n लेमडा को किसके बराबर लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट के आधार पर हम n लेमडा को 2 पाई r के बराबर लिख सकते हैं। अब सोचोगे कैसे?
2 पाई आर क्या होती है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर एन लेमडा। अगर ये एक सर्क्यूलर मान लिया जाए, ठीक है, ये एक सर्कल है, तो ये पूरा सर्कल जो है उसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। और इसी में ना ये वेव घूम रहा है। हालांकि अब इस ये जो ऐसे ऐसे रस्सी टाइप का, अगर इसको ऐसे लेंथ को लंबा करके अगर सर्कल बनाओगे तो मे भी ये बड़ा एक सर्कल बनेगा, जो इस 2 पाई आर के बराबर में भी नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम मान लेते हैं ये इतना बड़ा बड़ा नहीं बना होगा, एकदम काफी छोटा छोटा बना होगा, तब ना एन लेमडा है, एन लेमडा हो सकता है इससे बना होगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा माइनर बड़ा हो सकता है। ये पूरे ये जो ऐसे 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 है ढेर सारा, इसको अगर हम स्ट्रेच करके बनाए तो पहले वाले सर्किल से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन लगभग उसको बराबर माना गया है, ठीक है, लगभग। तो इस एन लेमडा को हम 2 पाई आर के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि एन लेमडा मतलब इसे टोटल राउंड और 2 पाई आर मतलब है टोटल राउंड, सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि। ये हो गया एन लेमडा बराबर 2 पाई आर। अब आगे चलते हैं। लेमडा का वैल्यू था अपने पास कितना? एच एम ई भी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए। अब देखिए एन, आप यहाँ पे लेमडा देख रहे हैं, लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है, लेमडा की जगह पे लिख देते हैं एच अपॉन एम ई भी, ठीक है, इक्वल टू 2 पाई आर लिख देते हैं इक्वेशन 1 से, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। क्या हो जाएगा? अब हम क्या करते हैं, एम ई भी आर को एक तरफ करते हैं, तो एन एच और 2 पाई को इधर ले आते हैं, तो 2 पाई इधर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू आर इधर है, एम ई भी आर को इधर लिख देते हैं, एम ई भी को आर से मल्टीप्लाई कर दिए, या पलट के भी लिख सकते हैं एम ई भी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है, और एम ई भी आर को एल लिख सकते हैं। हमने बताया था संवेग, मोमेंटम, कोणीय वेग, संवेग यानी मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जिसको बोलते हैं, उसका सूत्र एम भी होता है, ठीक है, और कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम का सूत्र एम भी आर होता है, हम लोग पहले ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एम भी आर, ई तो बेस में इलेक्ट्रॉन लगाया हुआ इलेक्ट्रॉन का मास है, तो वही ना हो गया एम भी आर, यानी एम ई भी आर, जिसको एल लिख सकते हैं इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। और यही तो साबित करना था, नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन का हम आपको 5 या 6 थ्योरी बताए थे, उसमें से एक थ्योरी ऐसा था ना कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का पूर्णांक गुणज हो। पूर्णांक गुणज या इंटीग्रल मल्टीपल। पूर्णांक गुणज इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है कि h अपॉन 2 पाई में आपको इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है, पूर्णांक को गुना करना है। तो n इंटीजर्स है, n का वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है वैल्यू, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया, ये आपको साबित करना था। यहाँ पे एक छोटा सा वैल्यू है, इसका कोई खास यूज नहीं है, आपका एग्जाम्स वगैरह में ये नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम लोग इनके लिमिटेशंस को पढ़ेंगे, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप इसका नोट्स तैयार करो। तो देखिए इसको समझते हैं क्या है बोर सिद्धांत की कमियां, शॉर्टकमिंग ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल्स में कितनी लिमिटेशन, कितनी कमियां पाई गई? 4 कमियां थी। वो क्या? सबसे पहला कमी ये था कि जो आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज जो आपने पढ़ा, जिसका नाम आपने शॉर्ट में हमने LB PB PH बताया था, लेबब पीबब पागल हुईबब, है ना, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड और हम्फ्रीज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, इसमें 6 सीरीज तो इन्होंने बता दिया, लेकिन हाई रेजुलेशन या हाई रिजॉल्विंग पावर वाले, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप, जैसे माइक्रोस्कोप होता है छोटे छोटे चीज को देखने के लिए, स्पेक्ट्रोस्कोप भी उसी तरह का होता है, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो स्पेक्ट्रोस्कोप किस तरह का होता है। आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है स्पेक्ट्रोस्कोप के बारे में, लेकिन आप जानो एटम्स वगैरह के कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेक्ट्रोस्कोप यूज होता है, ठीक है। हाई रेजुलेशन मतलब उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप। विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर, लाइट वाले टॉपिक में आपको बताया गया था वेव ऑप्टिक्स में कि 2 ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो दोनों को
वो दिखा सके अलग अलग, रिजॉल्व मतलब विभेद करके, अलग अलग करके। ये ना कि दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। हम आपको लाइट का एग्जाम्पल भी दिए थे बहुत पहले, आपको याद होगा। जैसे काफ़ी दूर पे कार आ रहा है, काफ़ी दूर से, तो कार के दो हेडलाइट्स होते हैं, लेकिन जब वो काफ़ी दूर रहता है तो लगता है कि एक ही हेडलाइट जल रहा है, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आता है तो हेडलाइट पता चलता है कि उसका दो हेडलाइट है। और हमने मोबाइल के दो फ्लैश जला के आपको एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है, आप याद करो। तो रिजॉल्विंग मतलब काफ़ी दूर पे या काफ़ी छोटा हो या काफ़ी दूर पे कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, या ज़रूरत से काफ़ी छोटा हो, क्योंकि अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा छोटा है तो वो आपके लिए दूर पे ही हो गया, समझिए कि। तो ऐसे सिचुएशन में दो या तीन ऑब्जेक्ट लगता है कि एक ही ऑब्जेक्ट है। जब उसके नज़दीक जाइए या फिर उसको जूम करके बड़ा करके देखिए तो फिर समझ में आता है कि वो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो वैसे हमको रिजॉल्विंग पावर मतलब उच्च विभेदन क्षमता, एक ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोप चाहिए जो कि हाई रेजोल्यूशंस का हो, हाई रिजॉल्विंग पावर का हो, यानी कितने भी छोटे चीज़ को वो आराम से आपको अलग अलग करके दिखा सके। तो उस चीज़ से, यानी हाई रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से, यानी उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से जब देखा गया हाइड्रोजन को, ठीक है, तो उसमें देखा गया कि सिर्फ 6 ही सीरीज नहीं, मतलब 6 ही लाइन नहीं दिखता था। 6, यहाँ पे 6 ही लाइन के बारे में आपको बताया ना, 6 के अलावा भी बहुत सारी लाइन वहाँ पे दिखती थी जो कि धुंधली थी, धुंधली, वो क्लियर नहीं दिखती थी, धुंधली टाइप। ये सब स्पष्ट रूप में क्लियर दिख रही थी, जबकि ये धुंधली दिख रही थी। और ये धुंधली लाइन क्या है, इस चीज का एक्सप्लेनेशन नील्स बोर ने नहीं किया, ठीक है। हालांकि अब इसके बाद आपको पढ़ना भी नहीं आपके सिलेबस में कि ये सब धुंधली लाइन क्या है, जब आप ग्रेजुएशन वगैरह करोगे तो फिर वहाँ पे आपको ये सब स्टडी करना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 6 लाइन के अलावा जब इस चीज़ से देखा गया तो और भी बहुत सारी धुंधली लाइन दिखाई दी, जिसके बारे में जब नील्स बोर से पूछा गया तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया। तो पहली गलती ये हो गई, ठीक है। दूसरा बात उन्होंने ये बताया कि दूसरा बात उन्होंने ये नहीं बता पाया, क्या कि मान लो अलग अलग ऑर्बिट है, ठीक है, और अलग अलग ऑर्बिट में एनर्जी का एनर्जी इंटेंसिटी मतलब ऊर्जा की तीव्रता अलग अलग होती थी। किसी में E1 है, किसी में E2 है, किसी में E3 है, ये आपने देखा था, E1 E2 आपने देखा था। तो अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग तरह की इंटेंसिटी है, यानी हर एक ऑर्बिट का एक अपना एनर्जी लेवल है अलग अलग का। वो क्यों है, किस कारण से है अलग अलग एनर्जी लेवल, ये चीज़ का भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए नील्स बोर, ठीक है। पहला उन्होंने नहीं किया क्या एक्सप्लेनेशन कि 6 के अलावा भी उसमें धुंधली बहुत सारी लाइंस दिखती थी, लेकिन वो लाइन के बारे में उन्होंने नहीं बताया। दूसरा, अलग अलग ऑर्बिट्स में एनर्जी लेवल्स अलग अलग होते थे, क्यों होते हैं, ये चीज़ का भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं किया। तीसरा गलती उनका ये हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन के सही डिस्ट्रीब्यूशन को भी नहीं समझा पाए, इलेक्ट्रॉन के सही डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं समझा पाए कि इलेक्ट्रॉन किस रूप में अरेंज रहता है किसी एटम के अंदर, ठीक है। उन्होंने बोला कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट के चारों तरफ घूमते रहते हैं, इन्होंने भी बोला, लेकिन एग्जैक्ट बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहले ऑर्बिट में ही रहते हैं सारे इलेक्ट्रॉन, या कुछ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में। ये आपने देखा है, वो रहता है फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 8 18 32। तो ये सब चीज़ का एक्सप्लेनेशन भी नील्स बोर ने सही ढंग से नहीं कर पाए। तो ये तीसरी गलतियां हो गई उनकी। और चौथा, ये जो पूरा थ्योरी आपने पढ़ा नील्स बोर का, जो उस पिछले वाले वीडियो लेक्चर से अभी तक आपने देखा, ये सिर्फ वैसे सब्सटेंस, वैसे एलिमेंट के लिए ही पॉसिबल हो पाया ये थ्योरी जिसमें यूनिट पार्टिकल्स पाए गए। जैसे यूनिट पार्टिकल्स मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन पाए गए, जैसे हाइड्रोजन। आपने नाम भी सुना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, आपने कार्बन स्पेक्ट्रम सीरीज, सोडियम स्पेक्ट्रम सीरीज या कोई अनदर एलिमेंट के बारे में आपने नहीं सुना। आपने हाइड्रोजन का या फिर हीलियम प्लस, ऐसा हीलियम जिसमें एक ही पार्टिकल्स, ऐसे हीलियम के पास तो 2 हो जाते हैं, लेकिन हीलियम डबल प्लस ना लिख के सिर्फ प्लस लिखें,
ठीक है, मतलब एक प्रोटॉन है इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह से हो जाएंगे। वो आप केमिस्ट्री में इसको ज़्यादा बेटर ढंग से जानते हो, हमको इसके बारे में कुछ ज़्यादा अच्छा नॉलेज नहीं है He+ के बारे में। लेकिन He+ भी यूनिट पार्टिकल्स के रूप में माना जाता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम प्लस, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट के बारे में ही नील्स बोर अपने पूरे थ्योरी को सही रख पाए। बाकी एलिमेंट के लिए इनका थ्योरी नहीं हो पाया, वो बाकी एलिमेंट को उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया। और यहाँ तक जो इन्होंने एक्सप्लेन किया वो सब बातें सही है, बाकी 4 बातें जो गलत था वो आपको बता दिया गया। ठीक है, तो बहुत बात उनकी सही भी हुई, बहुत बात गलत भी हुई। आप अब कुल मिला के आप ये समझ गए कि जितने भी वैज्ञानिक लोग आए हर एक ने कुछ ना कुछ थ्योरी दिया, लेकिन कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ अच्छे बातें भी बताई, कुछ उनकी डिसएडवांटेज भी निकली, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों आई। कुछ बातें उनकी सच्चाई में रही, कुछ बातें सच्चाई नहीं रही, असत्य रूप में रही। यानी कुछ बहुत हद तक हमारे लाइफ में वो क्रांति लाई जिससे हम लोगों को फ़ायदा हुआ, स्ट्रक्चर्स के बारे में समझ पाए। लेकिन कुछ उनमें गलतियां भी आई, और गलतियां आने से ही अलग अलग वैज्ञानिक उनके आगे आने वाले जनरेशन ने उस चीज़ को धीरे धीरे ठीक किया, और फाइनली आज के डेट में बहुत हद तक हम लोग स्ट्रक्चर को समझ पाएँ। धीरे धीरे और भी बहुत सारे चीज़ों को हम लोग जानते जाएंगे। साइंस है, देयर इज़ नो गारंटी ऑफ साइंस, साइंस का कोई गारंटी नहीं है। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज से आने वाले 10 साल बाद वो थ्योरी चेंज हो सकता है। किसी और वैज्ञानिक ने अगर साबित कर दिया कि ये पढ़ा हुआ थ्योरी गलत है, क्यों गलत है ये भी बता दिया, और उन्होंने एक नया थ्योरी दे दिया, तो फिर हम लोगों को ये सारे थ्योरी को भूल के इसी थ्योरी को जानना होगा। ठीक है, तो साइंस में यही चीज़ होता है, और खास करके केमिस्ट्री वाले टॉपिक में जहाँ पे केमिस्ट्री का बात आ जाता है, तो यही सब चीज़ होते रहता है। तो हर समय कुछ ना कुछ नया खोज होते रहता है। जो भी हम आपको पढ़ाए, जो पहले तो आपने क्या स्क्रीनशॉट लिया बोर्ड पे जो आप लिख लिए होंगे, लेकिन सारा जो आपका जो भी आज हम आपको पढ़ाए हैं वो सारा आपका वो ग्रुप में जाएगा, PDF फाइल बन के, आप वहाँ से नोट्स बना लेना। और अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इस चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के त्रिज्या निकालें। यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का जो एटम है, हाइड्रोजन आप नाम सुने हो, हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट कक्षा, उसका रेडियस निकालना, उसका त्रिज्या। आर का फॉर्मूला आपको पता था, ε0 × n² h² / e²। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने निकाला भी था, फाइंड भी किया था। सबका वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ε0 का वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। n का वैल्यू, n का प्रथम कक्षा कह रहा है तो n का वैल्यू 1, द्वितीय कक्षा कहता है n का वैल्यू 2, तृतीय तो n का वैल्यू 3। h का वैल्यू 6.6262 × 10⁻34 जूल सेकेंड। पाई तो सबको पता है 3.14। एमी का वैल्यू 9.11 × 10⁻31 के जी, सब वैल्यू बता चुके हैं। और ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आर का वैल्यू है ε0 n² h² / e²। ε0 का वैल्यू 8.85 × 10⁻12, n का वैल्यू 1², h का वैल्यू 6.6262 × 10⁻34, पाई का वैल्यू 3.14, एमी का वैल्यू 9.11 × 10⁻31 और ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर, क्योंकि ई स्क्वायर है। बस वैल्यू मैंने रख दिया, इसको रख लेते हैं। एक जगह और गलत हो गया है, यहाँ h² था तो इसका स्क्वायर चढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए सबको अलग अलग करते हैं। 8.885, फिर 1 का स्क्वायर तो 1, फिर 6.62 को शॉर्ट में 6.63 लिख देते हैं। ठीक है, 6.62 को 6.63 और उसका स्क्वायर है तो 6.63 गुने 6.63 बटा, ठीक है, 3.14 गुने 9.11 गुने 1.6 का स्क्वायर है तो फिर 1.6 गुने 1.6। पावर कॉन्सेप्ट को अलग कर दो, 10 के पावर -12, ठीक है, 10 के पावर -34 है तो 34 दूना 68 हो जाएगा। ठीक है, -68 बटा में नीचे 10 के पावर -31 और 10 के पावर -19 और उसका स्क्वायर तो 10 के पावर -38। अब ये सॉल्व आप खुद करोगे, ये सब मल्टीप्लाई करोगे, ये सब मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद डिवाइड करोगे जो आएगा। ठीक है, अच्छा इसको बनाने के लिए क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर कर दो तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, सब ऊपर वाले को नीचे कर दो वो भी माइनस से प्लस में हो जाएगा, अब बन जाएगा।
ठीक है। उसके बाद इधर जो आएगा उम्मीद है 5.31 आएगा, आप देख लेना 5.31 के आसपास ही होगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब ये 8 1 9 3 3 6 तो 69 और नीचे 8 2 10 80, तो इतना वैल्यू आएगा। उसके बाद 5.31 इंटू, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 69 में से 80 घटाओगे तो 10 के पावर -11 हो जाएगा, इतना मीटर आंसर, ठीक है। यानी कि किसी भी रेडियस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका रेडियस 5.31 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। आप इसको ये भी कर सकते हो 0.531 गुने 10 के पावर -10 मीटर। कैसे? हमने 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से जो डिवाइड किए तो वो और आगे चला गया डेसिमल 0.531, और 10 से जो मल्टीप्लाई किए उससे हो गया 10 के पावर 11, 10 के पावर -10। अब इसको और आगे बनाना चाहते हो तो एंगस्ट्रॉम में आंसर देता है, हम इसको 10 के पावर -10 से ही अगर डिवाइड कर दे तो ये एंगस्ट्रॉम में बदल जाएगा, तो ये से ये कट जाएगा तो 0.531 एंगस्ट्रॉम, और यही दिया हुआ रहता है किताब वगैरह में आंसर एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कि एक किसी भी ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो 0.531 एंगस्ट्रॉम होता है, या फिर आप बोलो 0.531 इंटू 10⁻10 मीटर, क्योंकि 10⁻10 है तो हम इसको डिवाइड कर दिए तो शॉर्ट में एंगस्ट्रॉम आ गया, तो ये 0.531 इंटू 10⁻10 मीटर थोड़ा बोलने में लंबा एक प्रोसीजर है, तो इसीलिए इसको एंगस्ट्रॉम में बदल के रखा जाता है कि 0.531 एंगस्ट्रॉम डायरेक्ट में बोल दिया गया, या फिर आप ये भी बोल सकते हो, आप तीनों में से कोई भी बोलो, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मल्टीप्लाई डिवाइड करके इतना ही कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। आप इसका सॉल्यूशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे हम आपको ग्रुप में तो भेजेंगे ही, तो जो आपकी मर्जी लेना चाहते ले लीजिए, या तो ग्रुप में जाएगा। दूसरा बात, आपको होमवर्क दिया जाता है कि आप हाइड्रोजन एटम के सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकाल के दिखाइए, सब चीज सेम रहेगा और निकालना है पूरा वैल्यू, बस n का वैल्यू 1 न हो के n का वैल्यू 2 हो जाएगा, बाकी सब चीज सेम। तो यहाँ जो n का वैल्यू आप 1 रखे थे तो 1 का स्क्वायर 1 रह गया था, यहाँ 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बाकी सब मल्टीप्लाई करके आप देख लो कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। हालांकि बहुत सिंपल वे में बन जाएगा, एक ट्रिक बता देते हैं कैसे आप बनाओगे उसको। आपको बनाना है पूरा, लेकिन हम ट्रिक बताते हैं ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। आप पहले ये आंसर याद कर लो, 0.531 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट का। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का कितना होता है वो रेडियस, तो वो तो फिक्स है 0.531 ही आएगा। अच्छा, अगर आपको सेकेंड ऑर्बिट का पूछे, ठीक है, कुछ नहीं करना, n का वैल्यू 2 रखना था ना, यहाँ सॉरी n का वैल्यू यहाँ 2 रखना था, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता। अच्छा, 1 को यहाँ से हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर तो इतने आता 0.531, क्योंकि 1 से गुना भागा होके कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। इसका मतलब 1 को हटाने के बाद ये रिजल्ट आने वाला है 0.531। तो 1 के जगह पर अगर 4 रख दे तो 4 को छोड़ के इस सब का आंसर इतना आया है, और इसमें एक एक्स्ट्रा 4 आ गया, तो आप 0.531 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आंसर आएगा वो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकल गया। अच्छा, आपसे अगर थर्ड ऑर्बिट का पूछे, ठीक है, तो 3 रखाएगा, 3 n का वैल्यू, तो 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 से मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू में, यहाँ 4 के जगह 9 रखा जाएगा, है ना। इसी तरह अगर चौथे ऑर्बिट का पूछे तो 4 का स्क्वायर 16, इसमें 16 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना रिजल्ट आ जाएगा वो तुम्हारा ऑर्बिट का। तो एक का याद कर लो, बाकी सब ऑर्बिट का निकलते चल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा, शॉर्ट सब्जेक्टिव तो आप बना ही सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग सेकंड क्वेश्चन, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता था। इलेक्ट्रॉन घूमता था अभी केंद्रीय बल के कारण, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स, याद है। और ये कहाँ से आता था, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक, ठीक है, नाभिक यानी न्यूक्लियस, समझ रहे हो, के बीच आकर्षण बल, ठीक है, यानी एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस,
इन दोनों के बीच में। ये थ्योरी पहले ही पढ़े थे नील्स बोर वाले में। अभी केंद्रीय बल का सूत्र होता है mv²/r, और ये बेस में ही लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, और इसका सूत्र होता है 1/4πε0 e²/r²। ठीक है, क्योंकि ये होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r², तो Q1 और Q2 दोनों तो इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगा ना, चार्ज। ठीक है, ये सब पढ़े थे। अच्छा, R से एक R कट जाएगा, V का वैल्यू निकालना है, v² बराबर 1/4πε0 इंटू E² बटा में एमी को उधर ले चल जाओ तो एमी डिवाइड में चल जाएगा, और एक R इधर बचा हुआ है। चलो थोड़ा और बना देते हैं, ठीक है, वैल्यू रख देते हैं 9 × 10⁻9 गुने, ठीक है। E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम द स्क्वायर, ठीक है, बटा में एमी का वैल्यू 9.11 × 10⁻31, और R का वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इसको मीटर में बदलना होगा ऐसा ही सिस्टम में, तो 0.53 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा। ये निकाला था ना आपने अभी वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो गुने 0.53 × 10⁻10 R का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, 9 1.6 का स्क्वायर था 1.6 × 1.6 बटा में 9.11 × 0.53 को एक साथ कर लिए, बाकी को अलग। 10⁻⁻19 है और उसका स्क्वायर था 10⁻⁻38 नीचे लिख दो तो 10⁻+38 हो जाएगा। अच्छा, आगे 10⁻⁻31 नीचे है, उसको ऊपर लिख दो तो 10⁻+31 हो जाएगा, गुने 10⁻−10 भी नीचे है, माइनस में है, ऊपर लिख दो 10⁻+10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस सब को मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे कितना रिजल्ट आएगा वो बता देते हैं। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो v² का वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, 4.77 यही आएगा, ठीक है, 4.77। ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, इनटू ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये सब को सॉल्व करते हैं। 31 और 9 40, 40 और 10 50, 10⁻50 बटा में 10⁻38, तब 50 में से 38 घटेगा 12, यानी कि 10⁻12 क्या चाहिए, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है ना, मीटर पर सेकेंड में आ रहा है, अभी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, अभी लास्ट में करते हैं। v बराबर √4.77 इंटू 10⁻12, तो v बराबर 10⁻12 10⁻6 हो जाएगा उसका, और 4.77 का आप रूट निकाल सकते हो, मोबाइल से भी आंसर आएगा कितना वो देख लेते हैं, 2.2 समथिंग, 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा आंसर हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन जो है उस ऑर्बिट में इतना वेलोसिटी से घूम रहा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो, फिर हम लोग टाइम भी निकालते हैं इसमें। अब चलो समय निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको सूत्र पता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ठीक है। वेग यानी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक चक्कर में पूरा करने में निकालना है, तो टाइम इक्वल टू यानी समय इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। हिंदी वाले समझ रहे हो क्या लिखोगे, यहाँ हिंदी लिखा ही हुआ इंग्लिश का, ठीक है। टाइम को टी से इंडिकेट कर देते हैं, कैपिटल टी, क्योंकि टाइम ऑफ पीरियड है। डिस्प्लेसमेंट तो कितना, तो 2πr मूव करेगा तो सर्कमफेरेंस ब्रेथ की परिधि पर, और वेलोसिटी आपने निकाल लिया कितना, वेलोसिटी भी लिख देते हैं, अगले बार में लिखते हैं 2, पाई का वैल्यू 3.14 और r का वैल्यू 0.53 था, लेकिन हम इसमें 10⁻−10 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कर देंगे, और v का वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻6 2 गुने 3.14 गुने 0.53 बटा में 2.2 गुने, ठीक है, 10⁻−10 को नीचे ला देते हैं तो ऊपर 1 बच जाएगा, कुछ ही नहीं है ना ऊपर, तो 10 और नीचे, क्योंकि नीचे वाला को ऊपर थोड़े ले जाएंगे, ये तो प्लस में ऑलरेडी है, ये है, तो 10⁻6
और 10 के पावर प्लस 10। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। अब तो सॉल्व करना आता है, देख लो कितना, जितना आ जाएगा उतना सेकेंड तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मिनट में चेंज करना है 60 से डिवाइड करो, घंटा में चेंज करना है फिर से 60 से डिवाइड करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ग्रुप में भी जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर सीरीज। आपने लाइमन बामर सेकेंड नंबर पे पढ़ा था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन, प्रथम लाइन का वेवलेंथ निकालना है, यानी तरंग दैर्ध्य। यानी आपको तरंग दैर्ध्य निकालना है बामर सीरीज के, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ निकालना है बामर सीरीज के फर्स्ट लाइन का। ठीक है, आप याद करो फॉर्मूला आपके पास एक होता था, ठीक है, और वो ये था 1/λ इक्वल टू RH 1/N2 स्क्वायर माइनस 1/N1 स्क्वायर। कहीं कहीं आप फॉर्मूला हमने यही जनरेट किया था, कहीं कहीं किसी किसी बुक में आप फॉर्मूला ये भी देखोगे 1/N1 आगे हो और 1/N2 स्क्वायर पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आंसर सेम ही आता है। माइनस प्लस का लोचा आता है, वो हम आपको आगे समझा देंगे कि क्यों 1/N1 आगे रखता है 1/N2 पीछे रखता है, उस पर सॉल्व करता है। हालांकि आप इस पे भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। देखो कैसे समझ में आता है, देखिए सबसे पहले 1/λ। RH का वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट है ना, रिडबर्ग नियतांक, जिसका वैल्यू आपको बताया था 1.097 गुने 10 के पावर 7, ठीक है, इंटू, ठीक है, 1/N1 और 1/N2 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। RH का तो वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है, सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो RH का वैल्यू था 1.097 गुने 10 के पावर 7, लेकिन N1 का और N2 का वैल्यू क्या होगा। तो चलो N1 का वैल्यू देखते हैं। N1 मतलब जिस सीरीज का नाम आ रहा है, जैसे लाइमन का नाम है तो N1 का मान 1, बामर का नाम है तो N1 का मान 2, लाइमन बामर पास्चन का नाम है तो N1 का मान 3। तो बामर का नाम इसमें आया है क्वेश्चन, तो N1 का मान 2, ठीक है। अच्छा, N2 का वैल्यू डिपेंड करता है कि किस लाइन का बात हो रहा है। सबसे पहले देख लेना बामर खुद 2 है, तो इसका फर्स्ट लाइन का मतलब कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। तो अगर बामर खुद दूसरा ऑर्बिट से हो रिलेटेड है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल के आएगा, या तो तीसरा से आएगा, या तो चौथा से, या तो पांचवा से, उसके ऊपरे वाले से आएगा ना। तो या तो दूसरा में या तो तीसरा से आएगा या तो चौथा। तो दूसरा मतलब फर्स्ट लाइन का घर है ना, तो फर्स्ट लाइन मतलब N2 का मान 3। वापस फिर से समझो, अगर जैसे हम बात कर रहे हैं लाइमन बामर पास्चन का, तो पास्चन में N1 का मान 3 हो जाएगा, लेकिन उसके फर्स्ट लाइन का क्वेश्चन में दे दे फर्स्ट लाइन यानी प्रथम रेखा का, तो N2 का मान 4 हो जाएगा। देखो N1 का मान अगर पास्चन है तो N1 का मान फिक्स है कि 3 होगा, लेकिन N2 का मान क्या होगा, तो N2 का मान 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। टेबल मैंने बताया था ऐसे डॉट 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 करके। 4 कब, जब पास्चन सीरीज के फर्स्ट लाइन का नाम है, पास्चन सीरीज के सेकेंड लाइन, पास्चन सीरीज का थर्ड लाइन, फिर पास्चन सीरीज का फोर्थ लाइन। अच्छा, मान लो हमफ्रीज का नाम दे रहा है, हमफ्रीज, तो वो छठा नंबर पे N1 का मान। तो N2 का मान क्या हो सकता है, या तो 7 हो सकता है, या तो 8, या तो 9, या तो 10, या तो अनलिमिटेड। तो अगर फर्स्ट लाइन का बात कर रहा है तो 7, सेकेंड लाइन का तो 8, इसी तरह से बामर है तो 2, तो फर्स्ट लाइन का बात करेगा तो या तो 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी होना चाहिए, फर्स्ट लाइन है तो 3 होगा, ठीक है। रख दो वैल्यू, N2 का वैल्यू हो जाएगा 3 का स्क्वायर और इसका वैल्यू 2 का स्क्वायर, ठीक है। 1/λ इक्वल टू 1.097 उन्हें 10 के पावर 7। अब ये हो जाएगा 9 और 4, तो एलसीएम ले लेते हैं 9 गुने 4, ठीक है, तो 4 माइनस 9, तो 1/λ इक्वल टू 1.097 गुने 10 के पावर 7 गुने -5/9 गुने 4, यही लोचा कर रहा है माइनस, ठीक है। फिर तो यहाँ तक समझ गए। उसके बाद 1/λ इक्वल टू, ठीक है, 5 गुने 1.097 बटा में 36, नचों को 36 और गुने 10 के पावर 7, ठीक है। अब क्या करते हैं, 1/λ का वैल्यू है ना, ये लेमडा का वैल्यू हमको निकालना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो इधर भी पलट देते हैं, 36 ऊपर, ठीक है, और 5 गुने 1.097 नीचे, और 10 के पावर 7 भी नीचे हो जाएगा, है ना।
10 के पावर 7, यानी सीधे ऊपर वाला नीचे चला गया, नीचे वाला ऊपर, ठीक है। उसके बाद लेमडा इक्वल टू इस सब को सॉल्व करोगे तो 6.563 आएगा। इस सब को सॉल्व करोगे तो यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो 6.563 और गुने 10 के पावर ऊपर ले जाते हैं -7 और ये रिजल्ट सब क्या में है, निगेटिव, ठीक है। एक काम करते हैं, मोड लेके निगेटिव हटा देते हैं, कारण लेमडा एक लेंथ है, वेवलेंथ, और लेंथ निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। 6.563 गुने 10 के पावर 7 मीटर। अच्छा, इसीलिए किताब वगैरह में जो फॉर्मूला बनाता है ना, वो n1 आगे कर देता है n2 पीछे, इससे आंसर प्लस में रहता है हमेशा, ठीक है ना। तो तुम ऐसे बनाओ या बाद में मोड लेके हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, उसके बाद -7 ना, उसके बाद ये भी आंसर छोड़ सकते हो, या तो अगर हम इसमें 6.563 अगर हम दशमलव हटाएं तो बटा में 1000 हो जाएगा। 6563 गुने 1000 यानी 10 के पावर 3 और गुने 10 के पावर -7। इस सब को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6563। ये जब इसमें घटेगा -7 में अगर 3 घटेगा तो 10 के पावर -10 मीटर हो जाएगा। अगर हम इसको 6563 गुने 10 के पावर -10 को 10 के पावर -10 से ही डिवाइड कर दो तो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा रिजल्ट। ये कटा यानी लेमडा का वैल्यू 6563 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से सेकेंड लाइन का, बामर के सेकेंड लाइन का रहता तो सब चीज़ वही हो जाता है, n2 का वैल्यू 4 हो जाता, थर्ड लाइन का हो जाता तो n3 का वैल्यू 4 आ जाता। इसी तरह आप किसी का भी बना सकते हो, ठीक है। हम आपको अब क्वेश्चंस देंगे, आपको खुद से बनाना। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हम लाइमन बामर पाश्चन श्रेणी लिखे, पाश्चन श्रेणी की प्रथम रेखा, पाश्चन श्रेणी की प्रथम रेखा, तो पाश्चन इसका मतलब n1 का वैल्यू 3 हो जाएगा और n2 का वैल्यू प्रथम श्रेणी है तो 4 रहेगा ना, क्योंकि n1 3 हो गया तो उसके बाद ना तो n2 का वैल्यू 4, अगर सेकेंड लाइन हो जाए तो n2 का वैल्यू 5 6 ऐसे बना लोगे। सब चीज़ का सॉल्व करना तो आपको आता है सॉल्यूशन। तो बस इतना ही इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएगा। हम आपको PDF में ऑब्जेक्टिव वगैरह सब चीज़ भेजेंगे, आपको सब चीज़ ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, क्योंकि अब हम आपका टेस्ट लेंगे। कारण ये जो आपका 2 चैप्टर खत्म हो गया, मॉडर्न फिजिक्स का और लाइट का, तो लाइट से लेके मॉडर्न फिजिक्स तक का जो चैप्टर है यानी 7 और 2 टोटल 9 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का आपका टेस्ट होगा। 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का, 100 ऑब्जेक्टिव होंगे सब 1 मार्क्स का, और वो आपको लाइव बनाना है। जल्दी से हम आपको ग्रुप में बताएंगे कि क्या करना है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है लाइव, जिसमें हम आपके सामने होंगे और आप भी मेरे सामने होंगे और आप अपना एग्ज़ाम देते रहिएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम आपको देना है बेसिकली। तो ये सब टॉपिक आपको समझ में आ गया, हम सब ग्रुप में फॉरवर्ड करते हैं ये सारा चीज़, और फिर आप सारा ऑब्जेक्टिव वगैरह नोट्स वगैरह आप सब कंप्लीट कीजिए। फिलहाल पहले एक क्वेश्चन दे देते हैं जो कि आप बनाओ। अच्छा, क्वेश्चन लिखते नहीं, नॉर्मली आप समझ लो, आपको पाश्चन का बनाना है, ठीक है। पाश्चन के प्रथम रेखा द्वितीय रेखा का बनाना है, बस एगो क्वेश्चन बना लो ना। पाश्चन के प्रथम और द्वितीय रेखा का आप वेवलेंथ लेमडा का वैल्यू निकाल के बताओ, ठीक है, कितना आता है, जल्दी भेजो, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको भेजना है आंसर। तो फिलहाल वीडियो को यहीं रखते हैं, ठीक है, और आप जल्दी से आप अपना ऑब्जेक्टिव वगैरह सारा चीज़ कंप्लीट कीजिए, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या कुछ नया टॉपिक लेके। लेकिन उससे पहले टेस्ट होगा, फिर अभी मैथ्स का जो क्लास है वो आपका चलते रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए, और लाइक बटन को दबाना मत भूलिए। लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल तो वो भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़िए, ठीक है। मिलते हैं फिर, सी यू लेटर, बाय बाय।